मैं डॉक्टर अवंतिका कौशल, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, गवर्नमेंट ईवीपीजी कॉलेज कोरबा, बीए फाइनल ईयर के पेपर 2 ह्यूमन डेवलपमेंट के चैप्टर सोशलाइजेशन को रोल ऑफ फैमिली, पीयर एंड स्कूल, मीडिया एंड सोशलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। सोशलाइजेशन का वर्णन मैं इन शीर्षकों में करूंगी। सोशलाइजेशन समाजीकरण की परिभाषा, इसका स्वरूप, इसकी प्रक्रिया, इसके सिद्धांत, इसके नियम और इसके साधन जैसे कि परिवार, पीयर ग्रुप, मीडिया एंड सोशलाइजेशन। समाजीकरण के बारे में कहा गया है कि शिशु जब जन्म लेता है तो वह एक बायोलॉजिकल प्राणी होता है। वह सामाजिक प्राणी तब बनता है जब वह उस समाज की रीति रिवाज, परंपराओं और संस्कृतियों और नियमों को अपनाता है जिस समाज में उसका जन्म हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के नियमों को सीखता है और उसके अनुसार व्यवहार करने की प्रक्रिया को करता है। पहले समाज मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि समाजीकरण की प्रक्रिया बचपन से प्रारंभ होती है और कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। एटकिंसन और हिलगार्ड की परिभाषा, शेकॉर्ड एंड बैकमैन की परिभाषा से ये स्पष्ट हो गया कि समाजीकरण समाज में व्यक्तियों के साथ आपस में होने वाली वह अंतःक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति जिस समाज का सदस्य बनता है उसके नियमों को सीखता है। समाजीकरण के स्वरूप के बारे में ये कहा जा सकता है कि यह एक सीखने की प्रक्रिया है। सीखने से तात्पर्य है कि आप जिस समाज के सदस्य बनते हैं आप उस समाज के मानकों, मूल्यों, परंपराओं और संस्कृतियों को सीखते हैं। समाज के ये मानक और मूल्य हमेशा निर्धारित नहीं होते, समय के साथ साथ ये बदलते भी हैं। जैसे भारतीय समाज में पहले महिलाओं के लिए घूंघट मूल्यों का प्रतीक था जो धीरे धीरे वर्तमान समय में विलुप्त होता गया। इसी तरह समाजीकरण में सांस्कृतिक संचरण होता है। सांस्कृतिक संचरण का मतलब है प्रत्येक समाज की अपनी सांस्कृतिक विरासत होती है। इसका तात्पर्य हर समाज की अपनी एक पहचान होती है, उनका पहनावा होता है, उनका रहन सहन होता है, उनकी अपनी परंपराएं होती हैं जिसको हम देखकर भी पहचान पाते हैं। उनके द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी या उनके द्वारा रखी जाने वाली परंपराओं और उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों से हम उस समाज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उनकी ये संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक धीरे धीरे हस्तांतरित होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया से व्यक्ति के अहम का विकास होता है, आत्म का विकास होता है। आत्म के बारे में हम जानते हैं कि आत्म का मतलब है जब व्यक्ति अपने बारे में अपने द्वारा किए हुए कार्यों का मूल्यांकन दूसरे के संदर्भ में या दूसरे से तुलना करके करता है, तब वह अपने आप को पहचान पाता है और इसे कहते हैं आत्म का विकास। तो समाजीकरण की प्रक्रिया से व्यक्ति में आत्म का विकास होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया जिसके बारे में अभी कहा गया कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के नियमों, उनके मानों और मूल्य, उनकी परंपराओं को, नियमों को सीखता है। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार होती है? ये प्रक्रिया शुरू होती है पालन पोषण से, अनुकरण से, सुझाव से। पालन पोषण के बारे में यह कहा गया है कि हर परिवार में पालन पोषण माता पिता के द्वारा ही वस्तुतः किया जाता है। माता पिता बहुत लाड प्यार से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो जिन बच्चों का पालन पोषण माता पिता के द्वारा स्वयं किया जाता है उनमें समाजीकरण तीव्रता से होता है, बजाय उनके जिनको किसी अन्य के द्वारा पोषित किया जाता है। अनुकरण, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण होता है। हम समाज में जिस व्यक्ति को बहुत प्रतिष्ठित देखते हैं हम उसके व्यवहार का अनुकरण करते हैं क्योंकि हम भी वैसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं। सुझाव, बहुत सारे व्यक्ति सामाजिक विचारों को सिखाने के लिए सुझाव का उपयोग करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को अच्छे या बुरे की पहचान कराने के लिए
सुझाव का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा करो और ऐसा ना करो। इसी तरह शिक्षक भी बच्चों में मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा भी सुझाव के माध्यम से डालते हैं। सहानुभूति, जब हम किसी के दुख को महसूस करते हैं और उसके दुख को अपने दुख की तरह महसूस करते हैं तो इसे कहते हैं सहानुभूति। तो इस व्यवहार के द्वारा भी समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। तदात्म का तात्पर्य है जब आप किसी के द्वारा किए जाने वाले कार्य को उसी की तरह दोहराते हो तो यह है तदात्म। तो दूसरे के व्यवहार को अपनाना तदात्म्य है और इसके द्वारा भी सोशलाइजेशन होता है। जैसे एक रोगी अगर डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवा को समय पर खाता है, उसके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले परहेज का पालन करता है, तो इसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं और इस तरह भी सोशलाइजेशन होता है। सहयोग, समाज में रहने वाला व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया के द्वारा एक दूसरे की सहायता करता है तो इसे सहयोग कहते हैं। प्रतियोगिता से तात्पर्य है जब दो व्यक्ति किसी एक उद्देश्य के लिए समान रूप से कार्य करते हैं तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा की यह भावना इसलिए होती है कि वे समाज में प्रतिष्ठित स्थान को प्राप्त करें, अधिक धन प्राप्त करें, अधिक अच्छी स्थिति उपलब्धि को प्राप्त करें। तो ऐसे व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन अच्छी तरह से करते हैं, सामाजिक अनुमोदन को निभाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा। भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान सरलता से होता है, सहजता से होता है और इसके द्वारा अनुमोदन भी। तो भाषा के माध्यम से माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं सामाजिक नियमों और परंपराओं को। इसी प्रकार समाज में भी व्यक्तियों के बीच में आपस में भाषा के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान होता है और सामाजिक नियमों को सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है और समाजीकरण होता है। प्रचार के माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, अखबार, इनके द्वारा भी सोशलाइजेशन होता है। इन माध्यमों के से संसार के सभी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो एक व्यक्ति के द्वारा किए हुए कार्य का अनुमोदन इन सूचनाओं के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है और इस प्रकार व्यक्ति नई चीजों को सीखता है और समाजीकरण को बल मिलता है। सामाजिक मनोवृत्ति का विकास, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्तियों के बीच में इंटरेक्शन होता है, अंतर्क्रिया होती है और इसके द्वारा किसी भी सामाजिक उत्सव इत्यादि के प्रति सामाजिक मनोवृत्ति का विकास होता है और समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। समाजीकरण के सिद्धांत, समाजीकरण की प्रक्रिया में समाज के नियमों, मानकों और रूढ़ियों को सीखता है व्यक्ति। तो ये किस प्रकार होता है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने कुछ सिद्धांत बताए हैं, जैसे कि मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है। मनोविज्ञान के विद्यार्थियों ने मनोविश्लेषण सिद्धांत को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा है। समाजीकरण के संदर्भ में मनोविश्लेषण सिद्धांत में फ्रॉइड ने कहा है कि बच्चे का पालन पोषण माता पिता के द्वारा किया जाता है और माता पिता उन्हें सामाजिक नियमों का ज्ञान उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को प्रोत्साहित करके या दंडित करके सिखाते हैं। अच्छे कार्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और गलत कार्यों के लिए, सामाजिक रूप से जो कार्य मान्य नहीं है उसके लिए दंडित करते हैं। इस प्रकार समाजीकरण को सीखता है। समाजीकरण की इसी प्रक्रिया के द्वारा उसमें पराअहम, एडिगो और सुपर ईगो में सुपर ईगो का निर्माण होता है और जब व्यक्ति में सुपर ईगो का निर्माण हो जाता है तो ये कहा जाता है कि समाजीकरण पूर्ण हुआ। दूसरा सिद्धांत है सामाजिक सीखना सिद्धांत, जिसे व्यवहारवादियों ने दिया है। व्यवहारवादियों का कहना है कि समाजीकरण की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया के द्वारा होती है। फिर वही बात, बच्चों को जिस कार्य को करने पर जो कि सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार है, अच्छे कार्य हैं, पुरस्कार मिलता है और जिन कार्यों को करने पर दंड दिया जाता है वे सीख लेते हैं कि सामाजिक रूप से मान्य इस व्यवहार को मुझे फिर करना है और जिन कार्यों के लिए उसे दंडित किया गया है उसके बारे में कि यह कार्य मुझे नहीं करना है। वेंडुरा ने भी इस
बारे में कहा है कि बच्चे जो हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग के द्वारा या मॉडलिंग के द्वारा इस प्रकार के समाजीकरण को सीखते हैं। वो समाज के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसे अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाता है उसके जैसे बनना चाहते हैं, और जिसे दंडित किया जाता है उसके जैसे नहीं बनना चाहते। इस प्रकार उसमें सामाजिक सीखना सिद्धांत में सोशल लर्निंग थ्योरी के द्वारा समाजीकरण को बताया गया है। तीसरी थ्योरी है सांकेतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसे कोहबर्ग ने दिया है। कोहबर्ग का कहना था कि जैसे जैसे बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है वैसे वैसे उसमें समाजीकरण भी डेवलप होता है। संज्ञानात्मक विकास के द्वारा बच्चा फिर वही सीखता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मॉरल एजुकेशन। तो इसी तरह से उसकी समाजीकरण की शिक्षा भी पूर्ण होती है। अगला सिद्धांत दुर्खीम का सिद्धांत है। दुर्खीम एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री और शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया को नैतिक शिक्षा बताया। उनका कहना था कि बच्चे जो हैं इनका दिमाग एक कोरे कागज के समान होता है और समाज के नियमों परंपराओं को अंतरक्रिया के माध्यम से वो जिस प्रकार ग्रहण करता है उसी प्रकार उनमें समाजीकरण होता है। अगला सिद्धांत कूली का सिद्धांत, ये भी एक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने भी कहा कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे कुछ नया अनुभव होता है और इससे उसमें सामाजिक संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है। तो इस तरह कुली का कहना था कि सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से समाजीकरण की शिक्षा व्यक्ति प्राप्त करता है। अगला सिद्धांत मीड का सिद्धांत है। मीड भी एक समाजशास्त्री थे। उन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत बताते हुए कहा कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उससे व्यक्ति में आत्मचेतना का विकास होता है। आत्मचेतना का तात्पर्य जब व्यक्ति दूसरों के साथ अंतरक्रिया करता है तो उसे पता चलता है कि वह कहाँ सही है और कहाँ गलत। समाजीकरण के कुछ नियम बताए गए हैं। अनुपालन का नियम, आप जिस समाज के सदस्य हैं आपको उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। पारस्परिकता का सिद्धांत, समाज में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उनके साथ आपको परस्पर संबंध बनाने होते हैं। पुनर्बलन का नियम, जिन कार्यों को समाज द्वारा अनुमोदन प्राप्त होता है उनको करने पर पुनर्बलन प्राप्त होता है। संचरण का नियम, इस नियम के अनुसार सामाजिक संचरण के आधार पर समाजीकरण निर्धारित होता है। बच्चे अपने परिवार या संस्कृति के नियमों के अनुसार आचरण करते हैं। आत्मीकरण का नियम, समाजीकरण के इस नियम को कैल्विन ने एक आधारभूत नियम बताया और व्यक्ति जो है वो जिस समाज का सदस्य होता है उसके नियमों को वह किसी डर या भय से नहीं बल्कि स्वेच्छा से स्वीकार कर उसका पालन करता है। आत्म मूल्यांकन का नियम, इस नियम के अनुसार व्यक्ति अपने द्वारा किए गए व्यवहारों का मूल्यांकन किसी सामाजिक संदर्भ में करता है और आत्म मूल्यांकन करता है और इस प्रकार समाजीकरण को सीखता है। आंतरिकरण का नियम केल्विन ने बताया और इसके द्वारा जब व्यक्ति किसी दूसरे के व्यवहार को स्वेच्छा से ग्रहण करता है तो समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। मौखिक निर्देशन का नियम, एरोन के अनुसार इस नियम का महत्व समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्थाओं की बाद की अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक होता है। इसके आधार पर कि जो मौखिक निर्देश प्राप्त होते हैं जो कि माता पिता के द्वारा बालकों को दी जाती है या शिक्षकों द्वारा दी जाती है उसका समाजीकरण में अत्यधिक महत्व होता है। प्रतिरूपण का नियम, प्रतिरूपण की भूमिका समाजीकरण में बहुत अधिक होती है। ये काल्पनिक भी होती है। प्रतिरूपण का मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को वैसा ही ग्रहण करना। यहाँ पर फिर वही बैंड्रा का उदाहरण लिया जा सकता है जिन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग या मॉडलिंग के द्वारा व्यक्ति सोशलाइजेशन को सीखता है। समस्थिति का नियम, समाजीकरण के इस नियम पर फ्रॉयड और मैकडुगल ने बहुत बल डाला। इनके अनुसार व्यक्ति वैसे सामाजिक व्यवहार को जल्दी सीखता है जिसे सीखने की उसे तीव्र आवश्यकता महसूस होती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि समाजीकरण के कई नियम हैं
और जब इन नियमों का पालन व्यक्ति करता है तो उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया निश्चित रूप से तीव्र हो जाती है। समाजीकरण के साधन। अब तक हमने पढ़ा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उसकी परंपराओं, नियमों और मानकों इनका पालन करना सीखता है। तो इसके साधन कौन कौन से हैं? तो उसकी पहली इकाई होती है परिवार। जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक शिशु जन्म लेता है तो अवश्य ही वो किसी परिवार का सदस्य होता है। परिवार में माता पिता और अन्य रिश्तेदार भी होते हैं। तो उसे समाजीकरण की पहली शिक्षा अपने माता या पिता से प्राप्त होती है। माता पिता दो प्रकार के बताए गए हैं। समाजीकरण बॉम्ब्रिन 1967 के अनुसार परिवार में माता पिता के दो प्रकार बताए गए हैं। एक माता पिता जो प्रतिबंधक स्वभाव के होते हैं और दूसरे जो अनुज्ञातात्मक स्वभाव के होते हैं। प्रतिबंधक स्वभाव वाले माता पिता अर्थात ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों के द्वारा किए जाने वाले हर कार्य में अपना प्रतिबंध शामिल रखते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले हर क्रियाकलाप में उनकी नज़र होती है, टोका टाकी करते हैं। और दूसरे वे जो अनुज्ञातव्य स्वभाव के होते हैं, जो अपने बच्चों को इतनी छूट देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के दौरान ये बताया कि जिन बच्चों का पालन पोषण बहुत दुलार और स्नेह से किया जाता है उन बच्चों में सुरक्षा की भावना, आत्मसम्मान की भावना, आत्मविश्वास की भावना, ये गुण बहुत जल्दी पनपते हैं और उसके बाद वे सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को तेजी से सीखते हैं। लेकिन समाजीकरण के लिए सिर्फ माता पिता का प्यार और स्नेह ही काफी नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा किए गए व्यवहार पर माता पिता का नियंत्रण भी आवश्यक है। तो फिर क्या ऐसे माता पिता जो प्रतिबंधक स्वभाव रखते हैं, क्या वे सोशलाइजेशन को ज्यादा प्रभावित करते हैं? तो मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा कि जो माता पिता अपने बच्चों को स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने देते हैं, उनके कोई भी कार्य पर अपना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते, कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, कोई नियंत्रण नहीं रखते, तो ऐसे बच्चों में सोशलाइजेशन धीमी गति से होता है। तो इस प्रकार माता पिता का जो रोल होता है परिवार का, बच्चों के पालन पोषण का, अभी जो बोल रही माता पिता जो अपने बच्चों पर प्रतिबंधक स्वभाव रखते हैं, उनके आने जाने पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उन्हें किसी भी तरह के कार्य करने की आज़ादी नहीं देते हैं, तो इस प्रकार के नियंत्रण में उन बच्चों का सामाजिक व्यवहार बहुत प्रभावित होता है, समाजीकरण की गति धीमी हो जाती है। बैमरिन 1967 जो एक महिला समाज मनोवैज्ञानिक थी, उन्होंने अपने अध्ययन के बाद बताया कि जिन बच्चों में माता पिता के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, उनका सामाजिक व्यवहार जिन बच्चों में आज़ादी की स्वतंत्रता होती है उनकी अपेक्षा धीमी होती है। तो वे बच्चे जिन्हें आज़ादी मिलती है, ऐसे बच्चों में समर्थता, अनुकूलनशीलता, आत्मनियंत्रण जैसे सामाजिक गुण तेजी से विकसित होते हैं। लेकिन जिन माता पिता के द्वारा अपने बच्चों पर अधिक प्रतिबंध लगाया जाता है, उनके बच्चे सामाजिक गुणों का विकास जल्दी नहीं कर पाते। तो इस तरह से बैमरिन का निष्कर्ष ये था कि माता पिता का स्नेह, दुलार, प्यार और उनके द्वारा एक सीमा तक किया गया नियंत्रण बच्चों का सामाजिकरण अधिक तेजी से करता है। परिवार की और भी चीजें हैं जो व्यक्ति के समाजीकरण को प्रभावित करती हैं, जैसे परिवार के सदस्यों के बीच अंतःक्रिया। अगर परिवार छोटा है अर्थात उसके सदस्यों की संख्या कम है, तो उनके बीच में अंतःक्रिया काफी अच्छी तरह से होती है।
इस अंतःक्रिया के द्वारा समाजीकरण की विभिन्न क्रियाएं अर्थात सामाजिक नियमों का अनुमोदन, सामाजिक परंपराएं, सामाजिक संस्कृति का विकास बच्चे में अच्छी तरह से होता है। वे अपने परिवार के द्वारा बनाए हुए नियमों का, समाज के द्वारा स्थापित परंपराओं का पालन करना सिर्फ माता पिता नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों से भी सीखते हैं। लेकिन जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा भी होती है, वहाँ पर माता पिता अपने बच्चों पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाते, उनकी थोड़ी सी उपेक्षा हो जाती है। यहाँ पर भी समाजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। परिवार का भौतिक वातावरण भी समाजीकरण को प्रभावित करता है। समाज मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जैसे जैसे परिवार का आकार बढ़ता है, यानी कि परिवार में सदस्यों की संख्या और अगर कहें कि बच्चों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे माता पिता और बच्चों की में घनिष्ठ संबंध की संभावना कम हो जाती है और इससे बच्चों में धनात्मक सामाजिक, सांवेगिक और संज्ञानात्मक विकास की गति मंद हो जाती है, यानी उनका सामाजिकरण मंद हो जाता है। परिवार में संज्ञानात्मक उत्तेजन आधुनिक साधनों से बढ़ता है, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, मैगजीन, अखबार। इससे परिवार के बच्चों का सामाजिकरण ऐसे परिवार के बच्चों की अपेक्षा तेजी से होता है जहां इन साधनों की कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार अगर हम संक्षेप में कहें तो समाजीकरण की प्रथम इकाई जो कि परिवार है, यह बच्चे के विकास के साथ साथ उसके समाजीकरण में बहुत प्रभाव डालती है। पहला, माता पिता का व्यवहार, अगर वो प्रतिबंधात्मक है या अनुज्ञात्मक स्वभाव है। उसके बाद परिवार में सदस्यों की संख्या, परिवार में बच्चों की संख्या, माता पिता का अपने बच्चों के साथ अंतःक्रिया, परिवार का भौतिक स्वरूप, परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब समाजीकरण को प्रभावित करती है। साथियों का समूह, साथियों के समूह भी समाजीकरण का एक बहुत बड़ा साधन है। बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है और थोड़ा सा बड़ा होकर चलने फिरने लगता है और अपनी उम्र के अन्य बच्चों के संपर्क में आता है, तो इसका एक छोटा सा समूह बन जाता है। ये स्कूल गैंग भी हो सकता है और प्री स्कूल गैंग भी। स्कूल गैंग का निर्माण तब होता है जब बच्चा स्कूल जाने लगता है और प्री स्कूल गैंग का निर्माण तब होता है जब वो स्कूल नहीं जाता लेकिन खेलने के लिए घर के बाहर निकलता है। इस दौरान खेल खेल में बच्चे जब आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, खेलते हैं, तो उनमें विभिन्न प्रकार के समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। जैसे इसी दौरान उनमें सहयोग का विकास होता है, सहानुभूति का विकास होता है, आत्म का विकास होता है। बच्चे कुछ मॉरल एजुकेशन भी प्राप्त करते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे ने किसी के द्वारा छोड़े हुए पैसे को नहीं उठाया और उसे इस प्रकार के पैसे को नहीं उठाना है, इस तरह उन्हें मॉरल एजुकेशन भी मिलता है। इस दौरान वे सभ्य भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, उन्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये भी सीखते हैं। इस प्रकार वे स्वार्थीपन और समाज विरोधी विचारों को छोड़कर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना भी सीखते हैं और इससे उनमें प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है, योग्यताओं और क्षमताओं को बढ़ाने का मौका मिलता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ स्टडीज की हैं, जैसे हैविंगस्टन 1972 ने अपने अध्ययन के आधार पर 4 तरीकों का वर्णन किया है जिसके सहारे साथियों का समूह बच्चे को समाजीकृत होना सिखाता है। उनका कहना था कि साथियों का समूह अलग अलग परिवार के बच्चों को एक दूसरे के नजदीक आने का मौका देता है, तो उन्हें सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि साथियों का समूह बच्चों में विवेकी अंतःकरण विकसित करने में मदद करता है। विवेकी अंतःकरण का मतलब सामाजिक मूल्यों को समझना और उसके अनुसार व्यवहार करना सीखना। तीसरा, उन्होंने कहा कि साथियों के द्वारा जो अनुभव बच्चों को प्राप्त होता है उससे उन्हें सामाजिक मनोवृत्ति विकसित करने की क्षमता विकसित होती है।
बच्चे ये सीख लेते हैं कि हमको अन्य लोगों के साथ कैसे संबंध बना के रखना चाहिए, सामाजिक जिंदगी कैसी होती है और समूह की क्रियाओं के साथ कैसे आनंद प्राप्त किया जा सकता है। चौथा, साथियों का समूह सदस्यों का सांवेगिक संतुष्टि भी देता है, जिससे उनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होती है और बाद में चल के ऐसे बच्चों का सामाजिकरण बहुत तेजी से होता है। ये तो थी प्री स्कूल और स्कूल गैंग की बात। तो ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साथियों का समूह जो प्री स्कूल, स्कूल गैंग, इसके अलावा भी बच्चों का समूह कई प्रकार से होता है। आजकल बच्चे खेलने वाले बच्चों का समूह, पढ़ने वाले बच्चों का समूह, सामाजिक कार्य करने वाले बच्चों का समूह, इस तरह की टोलियों का निर्माण विभिन्न प्रकार के समूहों के माध्यम से होता है। लेकिन इन सभी टोलियों के माध्यम से जो समाजीकरण का उद्देश्य है वो हैविंगस्टन 1972 के आधार पे इन 4 गुणों का ही विकास करता है, जिसके मूल में हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से वे मॉरल एजुकेशन प्राप्त करते हैं, उन्हें नैतिक शिक्षा मिलती है, उन्हें विवेकी अंतःकरण को विकसित करने का मौका मिलता है, वो सहयोग सीखते हैं, निस्वार्थपन सीखते हैं। इस तरह से साथियों के समूह से उनमें विभिन्न सामाजिकरण की भावना विकसित होती है। इसके बाद है स्कूल। समाजीकरण के साधन के रूप में स्कूल का बहुत महत्व है। बच्चों के समाजीकरण में स्कूल के महत्व को दिखाने के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे अध्ययन किए हैं और सभी ने अपने निष्कर्ष के आधार पर बताया कि स्कूल न केवल बच्चों को शिक्षा ही देते हैं बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञानों, सामाजिक मानकों के बारे में भी बताकर बच्चों में समाजीकरण का बीज बोते हैं। स्कूल के विभिन्न पहलुओं जैसे स्कूल की भौतिक संरचना, वहाँ का शिक्षक, वहाँ के पाठ्यक्रम, इसका भी समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम स्कूल की भौतिक संरचना यानी कि स्कूल के आकार के प्रभाव के बारे में बात करें तो ये देखा गया है कि जिन स्कूलों का आकार काफ़ी बड़ा और फैला होता है और कुछ स्कूल जिनका आकार छोटा और कॉम्पैक्ट होता है, तो बड़े आकार वाले स्कूल में छात्रों की संख्या छोटे आकार वाले स्कूलों की अपेक्षा अधिक होती है। तो बारकर और गम्स 1964 ने अध्ययन करके बताया कि जहाँ छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है उनकी अपेक्षा जहाँ छात्रों की संख्या कम होती है तो छोटी संख्या वाले बच्चों के बीच में इंटरैक्शन ज़्यादा होता है और ऐसे बच्चे सामाजिक सहभागिता में ज़्यादा भाग लेते हैं। स्कूल की दूसरी इकाई होती है शिक्षक। स्कूल में शिक्षक की भूमिका सबसे ज़्यादा प्रधान होती है क्योंकि जो शिक्षक का व्यक्तित्व होता है उसके द्वारा छात्र अपने शिक्षक से बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षक का स्वभाव और शिक्षक के द्वारा किया गया प्रोत्साहन बच्चों में उत्साह पैदा करता है, प्रोत्साहन देता है और सामूहिक और सामाजिक समायोजन करने में इस प्रकार बच्चे शिक्षक के व्यवहारों का अनुसरण करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यदि शिक्षक स्वयं बहुत अभिप्रेरित है, मोटिवेशनल है, तो वो बच्चों को भी अच्छी समाजीकरण की शिक्षा देते हैं। उसको स्कूल में भिन्न भिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकें बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं। तो बसवाई 1975 ने अपने प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर बताया कि जो पाठ्य पुस्तक होते हैं इससे बच्चों में सामाजिक मनोवृत्ति और सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण धीरे धीरे होता है और इसका प्रभाव ये होता है कि लड़कों में आक्रमणशीलता, शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन और किसी सामाजिक समस्या के समाधान में आगे रहने की प्रवृत्ति का विकास होता है, जबकि लड़कियों में आज्ञा पालन करने की प्रवृत्ति, व्यवहार में नम्रता और सुशीलता आदि का विकास होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्कूल के भिन्न भिन्न पहलुओं का प्रभाव बच्चों के समाजीकरण पर पड़ता है। इसी ढंग का प्रभाव कॉलेज द्वारा वयस्क छात्रों के समाजीकरण पर भी पड़ता है। मीडिया एंड सोशलाइजेशन। मीडिया जो रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, सिनेमा और फेसबुक है, इनके द्वारा समाजीकरण के बारे में बात करें तो ये सब संचार के ऐसे माध्यम हैं जिनका प्रयोग आज बहुत ही कॉमन है, प्रत्येक घरों में, लोगों के घरों में होता है
और इनके द्वारा व्यक्ति को विश्व भर की समाचार, नई नई खबरें दिनों रोज प्राप्त होती हैं। ये सभी संचार के माध्यम दृश्य और श्रव्य दोनों ही हैं। इनके द्वारा व्यक्ति में समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्रता से होती है। किसी भी देश की, किसी भी संस्कृति की, किसी भी परंपरा को आप घर बैठे देख पाते हैं और उनका अनुकरण सही गलत का विचार करके समाज करता आ रहा है। और इसके कुछ प्रभाव भी हैं, कुछ दुष्प्रभाव भी। प्रभाव और दुष्प्रभाव की चर्चा ना करके हम समाजीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो समाजीकरण के ये सशक्त माध्यम है जिनके द्वारा प्रतिदिन व्यक्ति को पूरे विश्व के समाचार घर बैठे प्राप्त होते हैं। उन्हें देखकर, सीखकर व्यक्ति अपने समाजीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करता है।